आज हम देखेंगे क्या गॉस लॉ, राइट ना। प्रीवियस जो हमने उसमें किसी को कोई दिक्कत है, एनी डाउट? कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या गॉस। ओके, एडिंग टू सर। देखो गॉस लॉ से पहले क्वेश्चन हुआ नहीं था क्या? एनी डाउट? जो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, कोई क्वेश्चन तो बताओ। ओके चलो करेंगे क्वेश्चंस, उसको भी करेंगे, जो डाउट है उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। मतलब कोई इनकम्प्लीट है, कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आया तो पहले उसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या गॉस लॉ। गॉस लॉ जो होता है ये भी एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जैसे कूलम्ब्स लॉ है, राइट ना। कूलम्ब्स लॉ को से गॉस लॉ को प्रूव किया जा सकता है और गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किया जा सकता है। तुम सिमिलर लॉ है। अब तुम बोलोगे सर गॉस लॉ या यूज कैसे होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फाइंड करने के लिए गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। बट बात ये है कि तुम ये कहोगे कि सर अगर गॉस लॉ को यूज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए करते हैं तो वो तो नॉर्मल से भी फाइंड कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से, राइट ना। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं, तो एडवांटेज क्या है? तो जैसे कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो सिमिलर या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए गॉस लॉ एप्लीकेशन जो होता है इजी होता है। अदरवाइज वहां इंटीग्रेशन मेथड करना पड़ेगा कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि थोड़ा लेंथी पड़ता है, थोड़ा बड़ा होता है। इससे सिंपल होता है, आसान होता है, राइट। अच्छा कल प्रॉब्लम दिया था, डाउट है उसमें कोई? चलो उसके बाद मतलब इसको जल्दी कंप्लीट करके लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी स्टार्ट कर लिया तो लास्ट में करेंगे। 3 कंसंट्रिक स्फीयर दिया था, हम लास्ट में इसको कर लेंगे। ओके, जो प्रॉब्लम है वहां पे स्पेस डाल दो, क्योंकि गॉस लॉ स्टार्ट कर दिया तो इसको कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो प्रॉब्लम है लास्ट में डिस्कस। ओके देखो, गॉस लॉ को पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले जानना पड़ेगा। लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। फ्लक्स का किसी को मतलब पता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लक्स? फ्लक्स का कोई मतलब समझते हो? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, बहाव, राइट ना। कैसा? जैसे वाटर, अगर एक ट्यूब है, ट्यूब से वाटर ज्यादा निकल रहा है, ट्यूब से वाटर अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है, तुम कहते हो नॉर्मली व्हाट डू यूज द वाटर फ्लक्स ज्यादा है, वाटर फ्लक्स ज्यादा है। ऑयल अगर फ्लो कर रहा है तो ऑयल फ्लक्स, वाटर फ्लक्स। इस तरह से फ्लक्स का मतलब होता है कितना ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी मटेरियल किसी सरफेस एरिया से बाहर आ रहा है, राइट ना, या अंदर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब, फ्लक्स मतलब सिंपली अगर समझने के लिए कहेंगे तो फ्लो है किसी भी मटेरियल का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया परपेंडिकुलर। अगर किसी एरिया से, जैसे ये सरफेस एरिया है, इससे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसकी मेजरमेंट हम फ्लक्स के टर्म्स में करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, राइट। तो लिखेंगे द measure of the measure of electric field lines, the measure of the number of electric field lines passing through the surface, passing through the surface
perpendicularly is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये तो एक आइडिया आ गया कि क्या है, क्या मेजर करता है। ये मेजर करता है किसी भी फील्ड किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास करता है, उसका मेजरमेंट फ्लक्स के टर्म्स में करते हैं। तो चलो ठीक है, फ्लक्स मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, स्केलर है कि वेक्टर है, उस चीजों को देखते हैं। हम लिखेंगे इन अनदर वे electric flux is the dot product of electric field vector and area vector. Right. Flux is a scalar quantity. Flux is a scalar quantity. And its unit is क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर This is the magnitude of flux. Diagram up to here. लिखो क्या लिख रहा है, the product will always be maximum since both are perpendicular. इसको नोट डाउन करो, एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखे हो तुम, उसका मतलब मुझे नहीं समझ आया। what do you want to say? First of all write down, I will explain, okay ना, सारी चीज पता चल जाएगा, डोंट वरी। अभी पहले लिखो not a product, dot product, okay? In another way, electric flux is the dot product of electric field vector and area vector. Flux is a scalar quantity and its unit is Newton meter square per coulomb. Right now, flux scalar quantity है। Simply अगर electric field और area vector को dot product करोगे तो flux मिल जाएगा। Right now, dot product will be the sum of area vector and electric field flux vector. The another electric flux is the dot product of electric field vector and area vector. अरे कौन है, क्यों कुछ से कुछ लिख रहे हो? डॉट प्रोडक्ट विल बी सम ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर। सम किधर लिखा हुआ है, वेयर इज द सम? मतलब क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो? ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, यू आर आस्किंग टू मी और यू आर टेलिंग मी, कर क्या रहे हो? डॉट प्रोडक्ट will be the sum of area vector and electric field vector. मैं यहाँ dot product लिख रहा हूँ, तुम sum लिख रहे हो, ये गलत हो गया क्या? इसको लिखो, ठीक है? कोई sum नहीं, प्रोडक्ट है। कौन है बच्चे, कौन है? रितेश। लिखो रितेश, लिखो, ज्यादा होशियारी मत करो फिलहाल, तो कुछ से कुछ लिखे जा रहा है। यहाँ लिखा, ये चीजें समझ आया? ये चीजें अगर पहले से तुम्हें पता है, ये इसको उल्टा क्यों कर रहे हो? लिखो इसको, वैसी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीजें बोर्ड पे जो लिखा हुआ वो समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है, बस है। तुम अभी मत मुझे बताओ कि ये ठीक है, राइट दिस थिंग्स ओनली। मतलब वर्ड लेने के
जैसे डाउट का क्या मतलब है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को समझो, ये चीजें समझ आ गया, ठीक, उसके बाद डाउट होता है। नाम लेने के साथ डाउट नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट तो तुम वहां लिख रहे हो सर सम, व्हाई टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पूछना अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी पूछना अच्छी बात नहीं है। और वो भी कह रहे हो सर पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूँ कि सम होता है। सम क्यों होता है जब डॉट ओके देखो फ्लक्स जो है, फ्लक्स को क्या लिखा हमने, डॉट प्रोडक्ट है किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का। और दूसरी बात ये है, दो फिजिकल क्वांटिटी का, देखो सम का मतलब समझो, जो सम पूछ रहे हो, सम का मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी एडिटिव तब होता है, एडिटिव तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, कह सकते हो जब दो फिजिकल क्वांटिटी एडिटिव तब होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड या क्या डायमेंशन सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो? ये एडिटिव नहीं, मतलब एक पेन और एक नोटबुक को दो पेन कह दोगे क्या, या दो पेन एक कॉपी को दो तीन कॉपी या तीन पेन नहीं कह सकते, वो इंडिविजुअल है, वो एडिटिव है ही। गॉट इट? एडिटिव को क्या होता है, जो सिंगल क्वांटिटी, 2 पेन plus 2 पेन will be 4 पेन, 2 पेन plus 2 कॉपी will not be 4 पेन या 4 कॉपी, राइट ना? ये चीजें समझो, किसी भी चीज को किसी में ऐड कर देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कह सकते हैं, फाई इक्वल्स टू क्या, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, राइट ना, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब यहाँ पे देखेंगे, सपोज करो यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, इससे कितना फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब है फ्लो, कितना फील्ड लाइंस इससे परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, पास हो सकता है, परपेंडिकुलरली पास कितना हो रहा है वो मैटर करता है, राइट। तो यहां से जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, राइट ना। एरिया वेक्टर को समझ में, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर जब वेक्टर से के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां से एरिया वेक्टर ई वेक्टर ये है, और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का एंगल थीटा है, ओके, तो फाई की वैल्यू लिख देंगे क्या, ई ए cos। दिस इज द फ्लक्स at where E equals to magnitude of electric field, okay, A equals to area, कौन सा एरिया, जिस एरिया से फ्लक्स फाइंड करना है, राइट ना। नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू एंगल between E vector and E vector, ओके। क्या रिपीट करना है, देखो यहाँ पे जो होता है ये एरिया वेक्टर, जैसे सपोज करो कोई पेज है, देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, एरिया एक्चुअली वेक्टर नहीं, इसको हाइपोथेटिकल वेक्टर, ठीक है। एरिया आ गया, जैसे 2 kg मास है, तो मास को इसको वेक्टर करने की जरूरत नहीं, 2 kg मतलब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एरिया में 2 मीटर स्क्वायर का मतलब पता चल रहा है, लेकिन एरिया कौन से एरिया की बात किया जा रहा है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा प्लेन है। देखो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को अगर परपेंडिकुलर, ये एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस एरिया की लेंथ इनटू विड्थ कर दो,
एरिया मिल गया, मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन, अगर एरिया वेक्टर है डायरेक्शन जरूरी है, तो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, राइट ना। अगर ये ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, अगर ये ऐसा है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं, मतलब क्या, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इसका डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे ये प्लेन इस तरह से है, इस तरह से प्लेन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल, ऐसे मूव कर रहा है या इंसर्ट कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ ये कुछ एंगल बना है, दैट एंगल इज थीटा। अगर ये थीटा है तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये cos थीटा। अरे अभी क्या किया, अभी तो रिपीट ही किया ना, नोट डाउन करो इसको, इसको लिखो। इससे पहले वाला रिपीट करना है, किसको रिपीट करना है, इसको अगर रिपीट करना है तो इट इज रिटन ऑलरेडी, और जब रिपीट करने बोला उसके बाद मैंने रिपीट भी कर दिया इसको। E डॉट A होता है, A क्या है, एरिया वेक्टर है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। पाई इक्वल्स टू E cos थीटा, E इज द मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी सारी चीज लिखा हुआ है, एनी डाउट इन दिस, देन राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल, देन एंगल विल बी जीरो, यस, नॉर्मल होगा तो एंगल जीरो हो जाएगा। ध्यान दो, नॉर्मल मतलब किस पे, नॉर्मल सरफेस पे, नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल अगर है, एरिया वेक्टर पे के पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर। अभी सिर्फ चिल मार के ध्यान दो, जब बता रहा हूं ना चीजें, ये चीज अभी स्टार्ट ही किया है, सिर्फ कंसंट्रेट करो जो बोल रहा हूं। थीटा जीरो हो जाएगा, एरिया परपेंडिकुलर और 90 हो जाएगा, क्या होगा, वो सभी चीजें करेंगे। अभी सिर्फ साइलेंट होके दिमाग को ओपन करके इसको कंसंट्रेट करो, समझो, दैट्स इट। नहीं, अभी नहीं पूछोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जितनी चीज तुम पूछोगे वो मैं खुद बता दूंगा, राइट। इसलिए इन चीजों को अगर नहीं समझ आए इसमें पूछो, ये मत पूछ, आगे वाली चीज मत पूछो, आगे वाली चीज मैं खुद बताऊंगा, वो क्लियर है, राइट। थीटा क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो चीजें क्या, कौन सी बड़ी बात है। डन अप टू हियर एवरीवन, कंप्लीटेड। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके फाइंड करेंगे, राइट ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, या फिर सपोज करो एरिया वेरिएबल है, स्मॉल एरिया के फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक। तो यहां से क्या कर देंगे, फ्लक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आगे स्पेशल केस में देखो क्या है, सपोज करो ये फ्लक्स, ये एरिया, राइट ना। अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट ना। एरिया वेक्टर तुम्हारे लिए, राइट। अगर कोई फील्ड यहां से इंटर कर रहा है और इसी डायरेक्शन में एग्जिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों एरिया वेक्टर देखो, ये क्या है, ये जो सरफेस है इस तरह का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, एरिया इज आउटवर्ड, राइट। दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। स्पेशल केस लिख दो यहाँ, स्पेशल केस, ठीक है। सिंपली केस फर्स्ट, इफ एरिया वेक्टर E vector is parallel to A1, then theta equals to क्या हो जाएगा, जीरो ना, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई की वैल्यू क्या लिख दोगे, EA cos 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, E into फ्लक्स will be maximum, फ्लक्स will be
मैक्सिमम। अब यहाँ पे ये बताओ, ये जो फील्ड है सरफेस के पैरेलल है क्या परपेंडिकुलर है? दिस फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पैरेलल। एनीवन एल्स? कह रहे हो, एक बच्चे ने बोला कि पैरेलल है। फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। Field is perpendicular to the surface. Field is perpendicular to the surface. ये ध्यान देना है। लेकिन field is parallel to the area vector. यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देना, इन चीजों पे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे क्या कंफ्यूजिंग है, ये कहा जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर but perpendicular to the surface because area vector is also perpendicular to the surface. If this is the surface, अगर इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन करेंगे तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। करेक्ट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, पैरेलल है फील्ड एरिया वेक्टर के, परपेंडिकुलर है सरफेस, राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर सुनेंगे दिमाग में 90 आता है और यहाँ पे 90 देंगे तो हमारा आंसर गलत आता है, राइट। तो इन चीजों को पूरे समझो कि एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या है और सरफेस का परपेंडिकुलर क्या है। ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये सरफेस के पैरेलल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो ये बोर्ड वाले सरफेस के पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर में होगा। नो फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस। नॉट ऑन कर दो यहां तक, राइट ऑन अप टू हियर। नेक्स्ट लिखोगे केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड लिखोगे इफ E vector is anti-parallel to A vector, right? Then theta equals to 180 degree. Flux will be minimum. Then flux electric flux क्या लिखोगे? Y equals to E cos 180. लिख देंगे फ्लक्स इक्वल्स टू E cos 180। तो cos 180 वैल्यू -1, वैल्यू माइनस E। देखो पहले, अब यहाँ पे फ्लक्स मिनिमम कह सकते हो या फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में, अगर उसको तो मैक्सिमम कहोगे, इसको मिनिमम कह सकते हो। बट अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स ये सिंपली अपोजिट टू द एरिया मूव कर रहा है, फ्लक्स जो भी है, और ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, राइट ना। ये चीज इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। थीटा क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, क्लियर है। जिसने बोला कि थीटा जीरो कैसे एक्सप्लेन करो, एरिया वेक्टर देखो, ये सरफेस है, ये सरफेस है, सपोज करो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है और परपेंडिकुलरली एग्जिट कर रहा है। एरिया वेक्टर भी एग्जिट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल 90 मतलब जीरो हो जाएगा। सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है लेकिन एरिया वेक्टर का पैरेलल जा रहा है, राइट। यहां पे डायग्राम यही रहने देंगे। You can say your flux is minimum. Actually जब मिनिमम फ्लक्स की बात करेंगे ना वो जीरो होता है, राइट। जब मिनिमम फ्लक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, जीरो। ये एरिया वेक्टर है, सपोज करो दिस इज एरिया वेक्टर। अब यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड मूव, ये एरिया वेक्टर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव कर रहा है, सपोज
इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से आ रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री cos 180 डिग्री minus 1, flux will be maximum, flux will be minimum। राइट ना, फ्लक्स क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट ना। थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180। नोट डाउन कर लो। कंप्लीटेड। Done up to here, everyone? इन चीजों को लिखने की जरूरत ऐसे है नहीं, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, वेरिएबल कब होगा, चीजों कब होगा, दैट डिपेंड्स ओनली थीटा, थीटा पे डिपेंड करेगा। अब क्या है, सपोज करो एक प्लेट है या सरफेस है इस तरह, राइट। एरिया वेक्टर क्या है, इसके परपेंडिकुलर ही होगा एरिया वेक्टर, राइट। फील्ड वेक्टर क्या कर रहा है, इधर से जा रहा है, पैरेलल पास हो, देखो एक जैसे ये प्लेट और सरफेस है, तो इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है तो इसके थ्रू कोई भी पास नहीं हो रहा है, इसके ऊपर से पास कर जा रहा है, राइट ना। अगर इसके थ्रू कोई भी पास नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि कोई भी फ्लक्स इससे पास नहीं होता। इट मींस हियर थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। एंगल अगर देखोगे तो 90 डिग्री, राइट। लिखेंगे इस पर is electric field perpendicular to area vector, then theta equals to 90 degree, okay, and electric flux equals to क्या लिखेंगे, E A cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0, और फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नोट डाउन कर दो। Done up to here? ओके, देखो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है, यस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस बट परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। इस केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सही है, इलेक्ट्रिक ये एरिया है, एरिया वेक्टर इस सरफेस के पैरेलल है, एरिया वेक्टर के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो
एंगल हम सरफेस और फील्ड के बीच में नहीं लेते, ध्यान रखना। किसके बीच में लेते हैं? एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में। सरफेस अलग चीज है, एरिया वेक्टर अलग चीज। सरफेस ये है, इसका पैरेलल ये है, एरिया वेक्टर ये है, तो जो इसके पैरेलल जाएगा दैट विल मेक एंगल 90 विद द एरिया वेक्टर। ओके, सरफेस का जो पैरेलल होगा एरिया वेक्टर से 90 डिग्री एंगल बनाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर कोई भी सपोज करो कोई भी सरफेस है किसी भी तरह का, जैसे इस तरह का कोई सरफेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो किसी भी तरह का सरफेस है यहाँ पे, अगर चार्ज यहाँ पे Q है, अगर यहाँ से क्या करेंगे, अब इस तरह से फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्मॉल एरिया ले लेंगे D, राइट ना। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ये फील्ड इधर जा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, सपोज करो इस पॉइंट पे, और ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को हम लिखेंगे D, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया B, राइट। क्या हो जाएगा, इसको हम D फाई लिख देंगे, क्या लिख देते, D फाई लिख देते। D फाई की वैल्यू क्या लिख दोगे, E डॉट D, राइट। और टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, total flux through the surface can be calculated with the help of integration. Total flux can be calculated by using integration. In a proper limit. In the proper limit. In the proper limit. Okay. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लिख देंगे। तो फाई का जो वैल्यू आएगा ये बच्चों यहाँ पे टोटल किसी भी सरफेस के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, ये फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, यहाँ से इसी तरह से लिख सकते हो PDA, ठीक है। किसी भी सरफेस के थ्रू अगर फाइंड ऐसे लिख सकते हैं। अब बात रही कि सिंपली ए में क्या प्रॉब्लम है, ऑलवेज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ओके ना। किसी भी सरफेस का, जैसे ये सरफेस है, जिधर सरफेस देख लो, फ्रंट देख रहे हो, तो जितने सारे, जैसे ये रूम है इसमें कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, इसके आउटवर्ड उसके आउटवर्ड कमिंग टुवर्ड्स, इधर से जो है कमिंग मतलब हमारी तरफ, हम जिधर भी देखते हैं आउटवर्ड मतलब जहां पे भी हम जिस जगह पे है हम सरफेस को देखते हैं, सरफेस का इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज टुवर्ड्स बी, ऑलवेज आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ओके। That everyone, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम गॉस लॉ में करते हैं, राइट। अब देखेंगे गॉस लॉ क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें पता चल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही टोटल काम है गॉस लॉ, राइट ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और जो टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के थ्रू होता है
that should be equals to 1 by epsilon naught times of या q naught q inside by epsilon naught के बराबर होता है। लिखिए हेडिंग को गॉस लॉ। It states that total flux of net electric field through total flux. It states that the total flux of net electric field through the closed surface is always equals to the 1 by epsilon naught times of total charge times of the net charge inside the closed surface. Flux application, हमने flux और Gauss law and application of Gauss law, these all are very important for Bohr laws, right ना? जो Gauss law है उसमें 4-5 डेरिवेशंस हैं, ठीक है, flux है तो 2-3 मार्क्स के एक क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के एक डेरिवेशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे लाइन चार्ज के कारण फील्ड, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, मतलब डेरिवेशंस। ओके, तो कहां से सॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से सॉल्व करेंगे। ओके, लिखिए यहां तक। वन एप्सिलॉन टाइम नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सर्फेस, राइट ना? इसको दूसरे टर्म्स में कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, या कह सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं इसको, ठीक है ना? ये लिख सकते हो दूसरे इन another way Gauss law states that what the surface integral of electric field, the surface integral of electric field along the closed surface, closed surface is equals to the epsilon naught 1 by epsilon naught times of total charge, total या net charge enclosed net charge enclosed by the surface, In another way, Gauss law states that surface integral of electric field. बच्चों अगर surface integral of electric field की बात करेंगे तो वही फ्लक्स होगा। surface integral of electric field जब कहेंगे तो वही फ्लक्स होगा। surface integral of net electric field कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा states that the total flux of net electric field. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टोटल फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के कारण के थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ
Q inside, charge inside the surface, राइट ना। जिस क्लोज सरफेस की बात करते हैं उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस, मतलब जिस सरफेस में हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे उसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। यहाँ तक नोट डाउन कर दो, राइट डाउन अप टू हियर। Completed? मतलब ये मतलब ये कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, सपोज ये सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस, ठीक है। क्लोज सरफेस मतलब ये लाइन नहीं है, सरफेस मतलब जो एक क्लोज वॉल्यूम को फॉर्म करता है, राइट। क्लोज वॉल्यूम के जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, अगर होलो क्यूब है, होलो सिलेंडर है, तो क्या है उसके सरफेस क्लोज है, राइट। ये क्लोज अगर सरफेस है किसी भी तरह का हमने ले लिया, ये सपोज करो इसमें Q1, इसमें Q2, इसमें Q3 या -Q3 कुछ भी, Q4 बाहर, Q5, ठीक है, Q6, कुछ सारे चार्ज, ठीक है। तो गॉस लॉ कहता है जो टोटल फ्लक्स है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ, लिखेंगे इसको कहते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dA, या अगर एरिया ds लेते हो तो ds, राइट। लास्ट लाइन चला गया, क्या लिखो, रिपीट करो, बोल देता हूं। लास्ट लाइन में होगा कि द क्लोज, हमने लिखा होगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the closed surface will be equals to the 1 by epsilon naught times of total charge inside the enclose the surface या inside the surface, एक ही बात, ठीक है। यहाँ पे अगर टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, यहाँ पे जैसे चार्ज टोटल फ्लक्स की बात करेंगे क्लोज सरफेस की, हम इसको लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dot that should be equal to क्या? Q inside by epsilon naught. Q inside by epsilon naught. इसको हम क्या कहते हैं? गॉस सरफेस, क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस, जिसमें गॉस लॉ अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये हमारा हो गया E dot A equals to Q inside by Q inside क्या है यहाँ पे, अगर इसके लिए अगर देखोगे इस डायग्राम में Q inside है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dot D that should be equals to क्या, Q1 plus Q2 minus Q3, मतलब जो भी चार्ज इनसाइड में नेट चार्ज है उस चार्ज के कारण की बात करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू क्या है, Q इनसाइड की वैल्यू है, Q इनसाइड की वैल्यू है Q1 plus Q2 minus Q3। अब तुम बोलो सर बाकी सारे चार्ज का क्या, जो बाहर वाले चार्ज है उसका क्या, जैसे ये Q4, Q5, Q6, क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? अगर हम कहेंगे कि ये जो फील्ड है जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है फील्ड ड्यू टू इनसाइड चार्ज या आउटसाइड चार्ज। इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें कॉम्पिटिटिव में पूछे जाएंगे कि यहाँ इनसाइड देखते हैं ना, हमें कहा जाता है कि फील्ड जो है वो किसके कारण है, इनसाइड चार्ज के कारण या आउटसाइड चार्ज के कारण, बोथ चार्ज के कारण या सिर्फ आउटसाइड चार्ज के कारण। तो हम कंफ्यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे Q इनसाइड है, हम फटाफट बोल देते हैं क्या कि चार्ज ड्यू टू इनसाइड, फील्ड ड्यू टू इनसाइड चार्ज।
तो अगर फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड इज नॉट ड्यू टू ओनली इनसाइड चार्ज। नेट फील्ड की बात करते हैं, हमने लिखा होगा फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। अगर एक लाइन में अगर गॉस लॉ को बोलना हो तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड along the closed surface is equals to क्या E dot S, Q inside एप्सिलॉन नॉट। तो Q inside की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी टोटल चार्ज है इनसाइड में, राइट ना। जब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो चार्ज बाहर है पहले प्लस हो माइनस हो बाहर वाले, तो अगर फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज दैट इज आइदर इनसाइड और आइदर आउटसाइड, राइट। लेकिन जो यहाँ पे फॉर्मूले में सिर्फ इनसाइड है, ठीक है। अरे Q माइनस चार्ज कुछ भी हो सकता है, प्लस लोगे प्लस हो जाएगा, माइनस हमने तो खुद लिया ना। अगर एक चार्ज है यहाँ पे, अगर चार्ज है प्लस Q1 है प्लस Q2 है माइनस Q2, अगर इस सरफेस है इसमें हमने एक चार्ज प्लस 2 रख दिया, दूसरा चार्ज माइनस 2 रख दिया, तीसरा चार्ज प्लस 5 Q रख दिया सपोज करो, तो माइनस अगर ऐड करोगे तो टोटल ऐड करोगे ना, चार्ज कुछ भी पॉसिबल है, अंदर में जो भी चार्ज है उसको ऐड करना है, मतलब समझ आ रहा है। हाँ देखो, whatever is the charge inside the Gaussian surface उसको हम ऐड करते हैं, राइट ना। ओके ओके नो प्रॉब्लम, ये माइनस है, ये पॉइंट है, ये चार्ज, ये पॉइंट जो है ये चार्ज है और इसको माइनस, जो माइनस है नेट चार्ज का मतलब है सभी को ऐड, ओके इस तरह से लिखिए। Done up to here? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड where E is net electric field, E is net electric field due to all the charges, due to all the charges either inside or outside the Gaussian surface, राइट। जब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस और सॉरी ड्यू टू आउटर चार्जेस और इनर चार्जेस। लेकिन फॉर्मूले में तुम बोलोगे सर फिर फॉर्मूले में सिर्फ Q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला में क्या है क्लोज इंटीग्रल ऑफ, लिखेंगे द सरफेस, यहाँ पे स्टार मार्क के लिखेंगे द सरफेस, द क्लोज सरफेस, closed surface across closed surface along for which Gauss law is applicable, for which the Gauss law is applicable या is applied is called, क्या कहेंगे उसको, Gauss law, क्या कहेंगे Gaussian surface, ओके नोट डाउन करें यहाँ तक। किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
मतलब क्या, अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा तो क्लोज सरफेस के थ्रू कोई भी नेट फ्लक्स नहीं, टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अंदर में चार्ज होना जरूरी है in order to have some magnitude of flux through the closed surface. Okay, not only अंदर में चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। यहां तक नोट कर दिया सभी? डन अप टू हियर? जी सर, जो बंद हो हम इसी सेम टाइम पे बोलेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड due to all the charges either inside or outside the surface। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज है जो मैंने लिखा कि इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। ठीक है ना, सपोज फॉर एक सरफेस है स्फेरिकल। ओके, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। हमने कहा कि फील्ड जो है इसमें चार्ज, सपोज करो चार्ज कहीं पे भी है Q चार्ज, बाहर में भी Q1 है Q2 है, बहुत सारे चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये भी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले चार्ज में प्रोवाइड करेगा। तो बात ये आई कि फ्लक्स जो होगा सिर्फ इनसाइड वाले क्यों, वाई क्यों इनसाइड में एब्सॉर्ब। तो क्योंकि बच्चों यहाँ से जो फ्लक्स होगा, यहाँ से जो फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगा, राइट, बाहर जाएगा। तो ये फ्लक्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है इस सरफेस। बोले सर फिर इसका क्या, ये भी तो अंदर जा रहा है, तो इस फ्लक्स को घटाएंगे नहीं। तो ये जितना फ्लक्स, जितना फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा इस सरफेस की तरफ, जितना इंटर करेगा उतना एग्जिट भी कर जाएगा। क्या देखो, जितना फील्ड इंटर कर रहा है उतना क्या करेगा, एग्जिट कर रहा है। मतलब जितना फ्लक्स यहाँ पे इंटर किया उतना फ्लक्स एग्जिट कर, आउटर चार्ज के लिए। मतलब क्या, जो ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स क्या होगा, अपोजिट एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लेंगे ना, ये फ्लक्स नेगेटिव हो गया और ये फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव हो गया। जो फ्लक्स यहाँ से इंटर किया वो फ्लक्स नेगेटिव हो गया और जो यहाँ से पास हुआ वो फ्लक्स पॉजिटिव हो गया। अब इस चार्ज के कारण फिर इधर जो जाएगा ये इंटर भी करेगा और एग्जिट भी करेगा, राइट ना। मतलब incoming flux is negative, outgoing flux is positive and the magnitude is same, so they will cancel out each other। यहाँ जो समझा रहा हूँ चीजों को समझ आए। फ्लक्स नेट आउटसाइड वाले के कारण क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक एग्जांपल और लो, जैसे ये रूम, ठीक है, वाटर की बात करते हैं। रूम में एक वाटर सोर्स है सपोज, तो वाटर सोर्स अगर यहाँ से वाटर इवॉल्व कर रहा है, वाटर अगर यहाँ से इजेक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, जो विंडो है ओपन है उससे वाटर क्या करेगा, या सभी सरफेसेस से वाटर क्या होगा, एग्जिट करेगा, बाहर जाएगा। तो नेट वाटर फ्लक्स बाहर जाएगा, जिसका ओरिजिनेशन इनसाइड है, जिसका ओरिजिनेशन इनसाइड है, वो टोटल वाटर फ्लक्स गोइंग आउटसाइड द रूम होगा। क्या होगा, टोटल वाटर फ्लक्स गोइंग आउटसाइड द रूम। अब अगर कोई सोर्स बाहर की तरफ, बाहर इस साइड में बाहर है, इस विंडो से वाटर एंटर कर रहा है और इस विंडो से वापस जा रहा है, तो जितना वाटर फ्लक्स आया उतना वाटर फ्लक्स चला गया। तो टोटल क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स क्या हुआ, जीरो। मतलब जितना आया उतना गया, टोटल फ्लक्स क्या, जीरो। लेकिन जो सोर्स में अंदर था सोर्स, वो जितना वाटर प्रोवाइड कर रहा था वो सारे वाटर सिर्फ जा रहा था, सभी के कारण फ्लक्स जो होता वाटर फ्लक्स पॉजिटिव हो रहा था। अगर बाहर वाले देखेंगे कि वाटर अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो उसको देखेगा कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है। लेकिन अगर कोई बाहर वाले सोर्स से आ रहा है तो उन्होंने देखा कि जितना फ्लक्स आया उतना फ्लक्स चला गया, इसीलिए क्यू इनसाइड। लेकिन अगर फ्लक्स की बात करेंगे, फील्ड की बात करेंगे, हम कहेंगे फील्ड ड्यू टू, इसका क्या मतलब है, फील्ड आउटर वाले को भी कंसीडर करेंगे। वापस आ जाते हैं चार्ज पे, ठीक है ना, चार्ज आउटर वाले को भी कंसीडर करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक। तो फील्ड की बात करेंगे, फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज दैट आइदर इनसाइड और आउटसाइड। फ्लक्स भी सभी फील्ड के कारण होगा, नेट फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक, फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q इनसाइड द एप्सिलॉन। चलो ये चीजें क्लियर है, एक बार मैसेज डन, क्लियर है। यहाँ पे अगर एक सरफेस डालते हैं, सिंपल एक चार्ज अगर यहाँ पे
तो यहाँ से जो भी फील्ड लाइंस आएगा वो बाहर जाता है, या फिर अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाता रहेगा, तो नेगेटिव फील्ड लाइंस के लिए फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक चार्ज यहाँ पे रख देते हैं तो इससे फ्लक्स सभी डायरेक्शन में जाएगा। बात ये रही जितना फ्लक्स इस एरिया को जाते हुए इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इंटर करेगा, उतना ही फील्ड लाइंस इस एरिया से बाहर चला जाएगा। इसके कारण नेट फ्लक्स होगा, जैसे जीरो कह सकते हो, इस तरह कह सकते हो गॉस लॉ वैलिड है क्यों वर्किंग साइड चार्ज। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस। एप्लीकेशन ऑफ गॉस, ठीक है। अब ये जो डेरिवेशंस है, ये डेरिवेशंस बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।